नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक कहावत है, कंगाली में आ- आटा गीला। और जब कष्ट का समय हो, और ये कष्ट भी किसी और का दिया हुआ तो है नहीं, लालू परिवार का अपना ही ओढ़ा हुआ है। ऐसे समय जबकि हार पर हार आपका परिवार, आपकी पार्टी उसका सामना कर रही हो, इस संकट की घड़ी में अगर पूरा परिवार एकजुट नहीं है तो फिर संस्कारों के ऊपर भी बात होती है। और लालू जी चूंकि अब ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जब उनकी स्मरण शक्ति को लेकर के भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। सक्रिय तो वो हैं ही नहीं, थोड़ा बहुत होने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। चुनाव की प्रक्रिया से पहले ही, काफी पहले, उनका बड़ा बेटा तेज प्रताप परिवार से अलग हो गया था, पार्टी से अलग कर दिया गया था। उनके अपने प्रेम प्रसंग को लेकर के, वैसे जो उनकी शादी हुई थी तो पत्नी के साथ जो व्यवहार उन्होंने या परिवार वालों ने किया, और जो उनके करीबी की ही बेटी थी, उसको लेकर के भी परिवार को बड़ी भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कैसा सामाजिक न्याय, जो आप अपने घर के भीतर अपनी बहू को ही न्याय नहीं दे पा रहे, उसके साथ ही इंसाफ नहीं कर पा रहे, उसी को सम्मान नहीं दे पा रहे। और अब ताजा घटना ये है कि जिस रोहिणी आचार्य ने लालू यादव को अपनी किडनी देकर के उनकी जान बचाई थी, वो रोहिणी यादव ट्वीट कर रही हैं कि मैं पार्टी भी छोड़ रही हूं और परिवार से भी नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और एक रमीज है, दो के नाम लिए हैं, और ये कहा है कि ये दोनों नहीं चाहते कि मैं परिवार में भी रहूं और पार्टी में भी रहूं। जैसा ये चाहते हैं मैं उसके अनुरूप परिवार भी छोड़ रही हूं और पार्टी से भी इस्तीफा दे रही हूं। ये सब जो लालू के परिवार में चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, जरा जानने की कोशिश करते हैं। आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब जुड़ गए हैं। दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार बाबा राम जी। राम जी। बाबा जी, आपको क्या लगता है क्या हो रहा है बिहार में, और खास तौर से लालू के परिवार में? सर, ये जो रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है ना, ये ट्वीट ऐसे ही नहीं हुआ है। इस परिवार को एक आशा थी कि यदि सत्ता वापस हाथ में आ गई तो जो दुनिया भर के मुकदमे चल रहे हैं जिसमें पूरा परिवार जमानत पे है और जेल जा सकता है, स्पेशली लैंड फॉर जॉब्स वाला जो स्कैम है ना सर, वो बहुत ही गंभीर स्कैम है और उसमें निश्चित सजा होनी है। आमतौर पे क्या होता है कि भ्रष्टाचार के सारे केसेस में ना ईडी या सरकार या सीबीआई मनी ट्रेल नहीं प्रूव कर पाती। उसमें बड़े लूप होल्स निकल आते हैं, पैसा आया कहाँ गया, कहाँ खर्च हुआ, ना पैसा आने का कोई रिकॉर्ड, ना जाने का, सब कुछ कैश में होता है। सर, ये लालू यादव के कुनबे ने गलती कर दी कि नौकरी दी, इसका प्रूफ। उन परिवारों ने जमीन बेची, इसका प्रूफ। इन्होंने और इनके करीबियों ने वो जमीन रजिस्ट्री कराई, इसका प्रूफ। अगर किसी के नाम बेनामी रजिस्ट्री हो भी गई तो बाद में इनके परिवार ने करा ली, उसका प्रूफ। वो जो आईआरसीटीसी घोटाला है उसमें भी बाकायदा इनके परिवार के नाम से कंपनियां बनाई गई, उनके नाम पे जमीनों की रजिस्ट्री हुई, इसका प्रूफ। और वो जो लड़के जिन्होंने नौकरियां पकड़ी हैं वो सब वायदा माफ गवाह बनने को तैयार है, तो उनकी नौकरी पे तलवार आ जाएगी। गवर्नमेंट उनसे जब चाहेगी, जैसा चाहेगी वैसा बयान दिलवा लेगी, और बयान सच है सारे।
नौकरियां हजारों की संख्या में दी गई हैं, हजारों की संख्या में प्लॉट्स की रजिस्ट्री कराई गई है, और उस केस में निश्चित सजा होनी है। और उस केस में पूरे परिवार का नाम है, मीसा भारती का नाम है, तेजस्वी का नाम है, सबका नाम है, इस रोहिणी आचार्य का नाम नहीं है। अच्छा, इस राबड़ी का रोहिणी भी है, आचार्य का नाम, हाँ जी, राबड़ी का भी है, राबड़ी का तो राबड़ी है का ही भी है। है। अच्छा, तो रोहिणी का नाम क्यों नहीं है? मैं बताऊं कि इनके परिवार का एक बहुत करीबी एक व्यक्ति हरियाणा मूल का हुआ करता था, जिसका नाम था प्रेमचंद गुप्ता। आपको याद हो 90 के दशक में जब लालू की तूती बोलती थी, तो वो आदमी पहले बिहार आया, बिहार में लालू का बहुत करीबी बना, बाद में तो केंद्र तक में जो है वो मंत्री बना, राज्यसभा भेजा, बिहार में उसको मंत्रालय दिया। तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ, क्योंकि मैंने एक बार उसकी भाषा सुनी, मैंने कहा यार ये तो हरियाणवी है, ये हरियाणा बिहार में क्या कर रहा है। तो बाद में जब पता लगाया कि साहब वह आदमी ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, और फिर पता लगा कि यही सब मैनेजमेंट करने के लिए लालू ने इसको अपने परिवार में सटाया है, और उसने लालू का बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट ब्लैक मनी का सिंगापुर में कर रखा है, और सिंगापुर में इस रोहिणी आचार्य के परिवार के लोग ही वो सारी संपत्ति उन्हीं के नाम पे है। और ऐसा बताया जाता है कि रोहिणी आचार्य के परिवार ने, आई मीन ससुराल ने, वो सारा पैसा हड़प लिया। उस पैसे को, अच्छा, उस पैसे पर अब तक ईडी की और इनकी नजर नहीं है कि वो पीसी उस व्यक्ति ने ऐसे खपाया है। तो वो कहते हैं कि वो जो थोड़ा सेफ मनी था उसको तुम हड़प के बैठ गई। सर, परिवार में ये झगड़ा है, राजनीतिक विरासत, राजनीतिक गद्दी पूरी की पूरी तेजस्वी ने संभाल ली। अच्छा, अब क्या है कि ये जब चुनाव हारे हैं, इसके लिए ब्लेम तेजस्वी ने लालू राबड़ी को किया है कि तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया ने हम लोगों का भविष्य चौपट कर दिया, तुमने ऐसा जंगल राज बिहार में लाए कि उसका खामियाजा हमको आज 20 साल बाद भी भुगतना पड़ रहा है। साले 20 साल बाद भी हम तुम्हारी एंटी इनकम्बेंसी आज तक झेल रहे हैं। मतलब ये विश्व का एक अनूठा आश्चर्य होगा सर कि विपक्षी पार्टी 20 साल बाद तक एंटी इनकम्बेंसी झेल रही है, और जो इनकम्बेंट है, जो सत्ता में है, वो अपनी सीटें दुगनी किए ले रहा है। सर, ऐसा अजूबा आश्चर्य बिहार में ही हो सकता है। तो सर, बात यह है कि परिवार के झगड़े का मूल कारण लूट, जो डकैतों का गिरोह कभी कभी आपस में लड़ पड़ता है ना, एक दूसरे को जहर देते हैं, माल लूट के बंटवारे में एक दूसरे को ही गोली मार देते हैं। सर, इन डकैतों के परिवार में वो स्थिति आ गई है कि अब ये एक दूसरे को ही मारेंगे। जी वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि लालू यादव तो पूरी तरह चेतन अवस्था में बताए नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव हवा के घोड़े पर सवार है, उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। एक कैरेक्टर और है, संजय यादव हरियाणा का ही है, और उसी को लेकर के सारे झगड़े टंटे हैं। तेज प्रताप यादव का भी ऐतराज उसी के नाम पर था कि वो मनमानी कर रहा है और तेजस्वी यादव को अपने इशारे पर चला रहा है, नचा रहा है। जैसे वो चाह रहा है, पार्टी में टिकट बांटे जा रहे हैं, प्रत्याशी तय हो रहे हैं, नीतियां तय हो रही हैं, सब कुछ वही कर रहा है। तो सवाल ये है कि जो मैंने कहा था कि कंगाली में आटा गीला, तो परिवार की हालत वैसे ही खराब है, ऊपर से मुकदमे दुनिया भर के, गिरफ्तारी की तलवार, सजा की तलवार, कभी भी जेल जा सकते हैं, ऊपर से चुनाव हार गए। तो मुझे लगता है कि परिवार बिखरने के कगार पर पहुंच गया है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपने लालू की चेतनता का सवाल उठाया,
आपके सवाल पे ही आपके प्रश्न पे ही प्रश्न है। लालू यादव को जब केवल कोर्ट में पेशी होती तब वो व्हील चेयर पे आते हैं, वरना वो इलेक्शन कैंपेन में जाने में उन्हें कोई समस्या नहीं होती। जब वो रांची के रिम्स में जो भर्ती थे, तब भी वो जो है हमेशा वो केवल इसलिए वहां रहे कि भाई उनको जेल में न रहना पड़े। तो लालू यादव की ठीक है, उनकी आयु हो गई है और अस्वस्थ है, ये बातें सही हैं, लेकिन वो लाचार नहीं है। वो अपना वो चल फिर सकते हैं और दैनिक जो उनकी क्रियाएं हैं वो अपना उनको पूरा करते हैं। जहां तक परिवार के बिखरने की बात है, ये क्षेत्रीय पार्टियों में जब भी सत्ता का हस्तांतरण अगली पीढ़ी को होता है तो विवाद होता है। वो चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी रही हो, या फिर वो जो है हरियाणा में वो चौटाला की वो देवीलाल जी की पार्टी रही हो, और वहां पे जो है बेटे से आगे मामला पोते और पोते तक पहुंच गया है। वहां तो 3 पार्टियां बन गई हैं। और ऐसा ही विवाद जो है था वहां पर भी, तमिलनाडु में डीएमके में। वो जो डीएमके के संस्थापक थे करुणानिधि, उनकी 4 पत्नियां थी, और हर पत्नी के बेटे का एक अपना गुट था। और लेकिन ये तय कर गए थे करुणानिधि की नहीं, जो मेरी पहली पत्नी का बेटा है स्टालिन, यही मेरा उत्तराधिकारी होगा। तो ये सब जो आपको दिख रहा है, ये परिवार का झगड़ा, ये सब तो सेटल हो जाएगा। इस समय परिवार के सामने केवल 2 ही चुनौतियां हैं। एक तो बिहार की राजनीति में सर्वाइवल। बिहार की राजनीति का लालू एक बहुत मजबूत पोल थे पिछले 35 साल से। अब वो जो उनका स्तंभ था वो हिल रहा है, और अगर पूरे परिवार को जेल हो गई, कन्विक्शन हो गया, तो हो सकता है लंबे समय तक जेल में रहना पड़े। लालू यादव, राबड़ी यादव तो शायद जो है मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल पा भी जाएं। तेजस्वी का क्या होगा? तो ये संकट ज्यादा बड़ा है। और अब जो है बीजेपी ने जो इनके ऊपर बढ़त हासिल की है, तो और ये बढ़त उनको जो है जन समर्थन के बल पर ही मिली है। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने कोई जो है नया किसी अन्य तरीके से। और लालू यादव और बीजेपी का रिश्ता हमेशा जैसा रहा है, ये सब जानते हैं। तो उसमें तो और अब बिहार की स्थितियां ऐसी हैं कि अगर कहीं ये संदेश चला गया कि बीजेपी ने कहीं कोई सॉफ्ट हो गई है लालू के ऊपर, तो ऐसा कभी बीजेपी होने नहीं देगी। तो अब लालू के सामने जो है, जो जो उनके सामने जो कोर्ट में चुनौती है, जो जो लॉ ऑफ द लैंड उनको फेस करना है, वो तो फेस कर ही रहे हैं। और अब तो उनको ये झेलते हुए भी 20-25 साल हो गया। अब उनके सामने चिंता ये है कि तेजस्वी को कैसे बचाएं। तो परिवार में जो संकट है, ये बहुत सामान्य सी बात है। उनका बड़ा भाई पहले अलग हो गया है, वो चुनाव भी हार गया है। राजनीतिक विरासत जो तेजस्वी को मिलनी थी, वो इशू, वो मुद्दा सुलझ गया है, वो मुद्दा अनसुलझा नहीं है। तेजस्वी से जो राजनीतिक विरासत है, अब तेज प्रताप छीन नहीं सकते। वो तेजस्वी के पास ही रहेगी। और प्लस और अब इतने 243 के हाउस में 10% सीट चाहिए होती है टू बी लीडर ऑफ अपोजिशन। ये भी उनको जो है तमगा मिल ही गया है। 25 विधायक हैं, तो वो एलओपी बन जाएंगे बिहार असेंबली के, उनके बाद कैबिनेट रैंक रहेगा। तो राजनीतिक विरासत में कहीं कोई विवाद नहीं है, वो रहेगा, उनके लिए कोई चुनौती नहीं बनेगा। बहनें जो है, एक लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है जिसने परिवार से अलग होने की घोषणा की है, और एक राज्यसभा में एमपी है। तो अब असली जो परिवार में झगड़ा मचेगा, वो लूट के माल के बंटवारे का होगा। जैसा बाबा जी ने कहा कि ऐसा ऐसा किसी ने वो धन हड़प लिया है, तो वो विरासत बहुत लंबी है। और वो पैसा दुनिया में कहाँ कहाँ फैला है, ये वो परिवार ही जानता है। दिल्ली में संपत्ति है, नोएडा में होगी, हरियाणा में है, गुड़गांव में है, पंजाब में है, और बिहार में है ही, और बंगाल में भी होगी, देश के बाहर है। और अगर लालू की बेटी सिंगापुर में रह रही है, तो उसका, ये बातें मीडिया में आई थी कि उसका एक आधार इन्वेस्टमेंट भी है, पैसे को ठिकाने लगाने का भी है।
और इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग का के जो केंद्र हैं, जो पैसा देश के बाहर जाता है, वो या तो सिंगापुर जाता है, या दुबई जाता है, या जाता है कोलालमपुर मलेशिया, या एक जो पैसिफिक आइलैंड है केमन आइलैंड में जाता है। तो ये लूट के पैसे के बंटवारे का संकट है, और ये मामला अगर बाहर आता है तो फजीयत बहुत होगी। लेकिन तात्कालिक जो इस समय जो उनके सामने चुनौती है, वो राजनीतिक चुनौती है, कैसे बिहार की राजनीति का मजबूत स्तंभ बने रहे। और दूसरी चुनौती है, उसको खतरा जो आ रहा है कोर्ट में, केस में 4 दिसंबर को डेट लगी है, और इसमें ये पूरी संभावना है कि दिसंबर में ही ये पूरा परिवार जेल चला जाए। जी बाबा जी, तेज प्रताप ने हार के लिए जयचंदों को जिम्मेदार ठहराया है। रोहिणी ने एक नए कैरेक्टर का नाम लिया है, संजय यादव के साथ कोई रमीज है। मेरी अभिषेक तिवारी से बात हो रही थी, मैंने कहा ये नया कैरेक्टर कहाँ से इंट्रोड्यूस हो गया। उसका कहना है कि ये उत्तर प्रदेश का कहीं का रहने वाला है। अभी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। नए नए कैरेक्टर सामने आ रहे हैं साहब। सर, सबसे पहले तो जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम संजय यादव है, पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं, ये इनका बचपन का साथी है। ये जब ये दोनों भाई दिल्ली में पढ़ते कम और आवारागर्दी ज्यादा किया करते थे, और जब ये सब नाइट क्लब के दिल्ली, गुड़गांव और उसके नोएडा के जितने भी नाइट क्लब्स थे, उनके ये रेगुलर विजिटर्स थे। और ये जो संजय यादव है, ये शुरू से एक गुणागणित में बहुत तेज था, और ये राम कृपाल का लड़का, ये इनका दोस्त था। ये संजय यादव जो है ना, ये जो राम कृपाल यादव है दानापुर से जो चुनाव जीते हैं, असल में ये संजय यादव राम कृपाल यादव के लड़के का दोस्त था। और जब तेजस्वी को पॉलिटिकली लॉन्च किया गया, तो राम कृपाल के लड़के ने सोचा कि भाई मैं इस संजय यादव को, अपने दोस्त को तेजस्वी के साथ सेट कर दूं, तो मेरी नजदीकी तेजस्वी के साथ बनी रहेगी, और तेजस्वी को लालू की राजनीतिक विरासत संभालनी ही है। पर बाद में फिर गड़बड़ हो गई, और संजय यादव तेजस्वी के बहुत क्लोज चला गया। और ऐसा बताया जाता है कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में जितनी ऐश और अय्याशी ये दोनों भाई किया करते थे दिल्ली और गुड़गांव के नाइट क्लब्स में, उसका सारा कच्चा चिट्ठा रामकृपाल यादव के लड़के ने और इस संजय यादव ने संभाल के रखा हुआ है। तो सर, ये वहां से ये इस परिवार में घुसा है, संजय यादव जिसका नाम है, और अब राज्यसभा तक पहुंचा हुआ है। और इस पूरे चुनाव का संचालन और टिकट बेचने का और फंड्स के मैनेजमेंट का सारा काम उसी ने किया है। ये तो है सर उसकी। और ये जो नया कैरेक्टर आया है सर, दिस इज अगेन अ हवाला ऑपरेटर, जिसके की सारे दुबई और मिडिल ईस्ट में जितने भी हवाला ट्रांजैक्शंस और वही ब्लैक मनी के निस्तारण के ये दोनों टूल्स हैं। और इस परिवार में जो मैंने कहा मुख्य जो लड़ाई है, वो उस काले धन की ही है, काले धन के निस्तारण की और काले धन को हड़पने को लेके। तो सर, ये चूंकि ये हवाला ऑपरेटर्स का ये गैंग चलाता है ना, ये जो दूसरा वाला रमीज है, क्या नाम है, और रोहिणी से इनका झगड़ा वही है। भाई रोहिणी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन तो है नहीं, रोहिणी कोई ऐसा तो है नहीं कि जो उसकी तेजस्वी की जो राजनीतिक विरासत है उसमें हिस्सा बटाना चाहती हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। भाई तेज प्रताप का तो है,
कि वो उनको अपना हिस्सा चाहिए, वो भी अपने आप को उसका उत्तराधिकारी मानते हैं। मीसा भी बहुत हद तक मानती है, मीसा फुल टाइम पॉलिटिक्स में है, रोहिणी ऐसा नहीं थी। तो रोहिणी से किस बात का झगड़ा, आप बताइए। तो सर ये अल्टीमेटली लड़ाई जो है लूट के माल के बंटवारे को लेकर ही है, और ये सारे कैरेक्टर्स उसी से जुड़े हुए हैं। जी 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 नहीं चलिए बाबा जी, साहब। बात और भी है। ये जो इनके इनके एसेट्स जो होंगे ना, बहुत सारे एसेट्स बेनामी होंगे। तो अगर बेनामी बिल्कुल एसेट्स के बंटवारे का झगड़ा होगा तो ये सारा मामला पब्लिक होगा एक दिन, इसे बाहर आएगा सामने पूरा मामला। सर देखिए, माफिया के एसेट्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ये हमारे यहाँ के और जो ब्लैक मनी जनरेट करने वाले जो तंत्र है उसके साथ भी रहती है कि इनके ज्यादातर एसेट्स जो है वो बेनामी ही होते हैं। और अक्सर हाँ जब इनमें से ये, जैसे उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े मुख्यमंत्री के ऊपर भी यही है कि उन्होंने अपना पैसा एक चिटफंड कंपनी में लगा रखा था और वो अचानक मर गए, तो वो चिटफंड वाला जो है उनके पैसा से अरबपति हो गया था। सारी ये किस्सा गोरखपुर वाला, वो सारा किस्सा सभी लोग जानते हैं। तो ये हराम का पैसा इसी तरह हड़प लेते हैं बेनामी वाले ही। वो ज्यादा, आप दोनों मुझसे बहुत सीनियर हैं, आप दोनों बेहतर जानते हैं वो सारे किस्से। तो चलिए रोहिणी एक आचार्य और किस्सा, लालू का परिवार के साथ भी यही होना है। एक 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 बयान लेकर के जरा वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब के पास ही चलते हैं। वीरेंद्र जी जरा पढ़िए। अखिलेश यादव ने लिखा है, बिहार में जो खेल जी एसआईआर ने किया है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल इस कहा था चुनावी उन्होंने। हाँ क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी, मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपा के मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। क्या मतलब है इस ट्वीट का साहब, जरा इसका समझाएंगे मतलब आप? केवल ये है कि बिहार में जिस तरीके से जाति पे आधारित जो अस्मिता की राजनीति है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, जो इनको शॉर्टकट था वोटरों की गोलबंदी करने का, वोटरों को मोबिलाइज करने का, इलेक्शन जीतने का, हजारों करोड़ रुपए कमाने का, बीजेपी ने उस खेल की बुनियाद की नींव को ही समाप्त कर दिया है, उसकी कमर तोड़ दी है। और जो खेल बिहार में लालू का था वही खेल इनका यहाँ पर है। कभी वो एमवाई हो जाता है, कभी वो पीडीए हो जाता है, नाम बदला करो, चीज तो वही है। जाति के नाम पर घृणा फैलाओ, मजहब के नाम पे घृणा फैलाओ, सनातन धर्म को गाली दो, मुसलमानों को खुश करो, वोटर इकट्ठा करो, मौज मारो। तो कुल राजनीति ये है। तो जो सॉफ्टवेयर लालू यादव ने 35 साल से मौज मारी है वही यूपी में है, अब उसके भी दिन आ रहे हैं। तो एक तो चिंता इनकी ये है। दूसरी बात है, जिस तरीके से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में इन्होंने लिखा है, तो उससे ये स्पष्ट है कि इनको यही पता नहीं है कि एसआईआर होता क्या है। अरे भाई, एसआईआर जो है वो नागरिकता तय करने के लिए नहीं हो रहा है। केवल जिन लोगों केवल जो जो व्यक्ति अब दुनिया छोड़ चुके हैं, जो मृत हैं और उनके नाम अगर चले आ रहे हैं तो उनको निकाला जाए। जो लोग बिहार परमानेंटली छोड़ गए हैं उनको निकाला जाए। और तमाम लोगों के नाम जो हैं एक ही स्टेट में 4 जिलों में 5 जिलों में है। बड़ी संख्या में राज्य कर्मचारी होते हैं, उनके ट्रांसफर होते रहते हैं, वो जहां जाते हैं वो अपना नाम एनरोल करा लेते हैं। तो ऐसे केवल जो है वोटर लिस्ट को साफ करना इसका सीमित उद्देश्य था। और ये एसआईआर को एनआरसी समझ रहे हैं। चुनाव आयोग कभी नागरिकता तय करने का काम नहीं कर सकता। ये काम तो केंद्रीय गृह मंत्रालय का है। वीरेंद्र चुनाव जी, आयोग के पास पूरे देश में ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। जी वीरेंद्र जी, क्या वाकई अखिलेश यादव इतने लल्लू हैं जितने आप बता रहे हैं, कि उनको कुछ पता ही बिल्कुल। नहीं है? भाई वो लिख के बता रहे हैं कि उनको नहीं पता है। वो एसआईआर को एनआरसी समझ रहे हैं। और जब से और जब से सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल हुई है, जब से जुलाई से इस पे सुनवाई चली है, 11-12 उसमें सुनवाई हो चुकी है, लगातार यही कहा जा रहा है कि साहब एसआईआर के माध्यम से दलित, पिछड़े, मुसलमानों को मतदाता सूची से
नाम निकालने का और उनको मतदान के अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है। कांग्रेस के एक एमपी ने मुझे आज ही कहा कि साहब जो है बड़े पैमाने पर जो है मुसलमानों के नाम काटे जा रहे हैं बिहार में। हमने कहा राहुल गांधी ने बिहार में अधिकार यात्रा की, 2 हफ्ते चलाया, तेजस्वी ने भी यात्रा की है, ओवैसी ने भी ऐसी शिकायत नहीं की है। और आपको पता है कि चुनाव की मतदाता सूची में नाम जोड़ने का और नाम निकालने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, और वो प्रक्रिया आरपी एक्ट 1952 में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख है। और ये जो है और अगर इस बारे में कोई भी ऐसा अगर कोई निर्णय जिलाधिकारी ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर भी होता है, यदि कोई ऐसा कोई निर्णय किया होगा तो कहीं चुनौती मिली होती। बिहार में एक व्यक्ति ने शिकायत नहीं की है कि मेरा नाम मतदाता सूची से काट दिया गया या मुझको सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तो ये केवल जो है तिल को ताड़ बना रहे हैं। तो और ये कहना और अब चूंकि इतना बुरी तरह चुनाव हारे हैं, तो भाई उनको भी अपने मतदाता को और अपने सपोर्ट बेस को ये संदेश देना है, भाई हम क्यों हारे। जैसे 2017 में जब यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ और बीजेपी की सरकार बनी, तब सपा बसपा दोनों ने कहा ईवीएम की वजह से हारे। तो ये मजबूरी होती है अपने सपोर्ट बेस को, अपने जो है इकोसिस्टम को और जिन लोगों ने आप में निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, पैसा लगाया है इस उम्मीद में कि आप सत्ता में आ रहे हैं, उन सबको बताना पड़ता है भाई हम सत्ता में क्यों नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहानी जो गढ़ रहे हैं एसआईआर, ये केवल एसआईआर वाली कहानी, ये कहानी इसलिए गढ़ी जा रही है कि उनको मालूम है कि जो हर्ष तेजस्वी का हुआ है 2025 में, इससे बुरा उनका होने वाला है 2027 में। तो ये केवल पेचबंदी है और ये केवल जो है अपने पक्ष में नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है और ये केवल जो है जनता के बीच में अभी अपनी साख बचाए रखना चाहते हैं, इसलिए कहानी खड़ी की जा रही है। और इसमें उन्होंने जाति का एंगल भी घुसेड़ दिया है। पीपीटीवी प्रहरी जो है वो पीपीटीवी सीसीटीवी लगा दिया है। तो ये तो अजीब ही जो है एक जो है बहुत मजाकिया ट्वीट लग रहा है। तो ये केवल जो है इतनी बुरी हार के बाद ये जो है ये पैंतरेबाजी केवल एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है और इसका कोई मतलब नहीं है। एसआईआर का मतलब नागरिकता तय करने का नहीं है। हालांकि आरपी एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो भारतीय नागरिक है उसी का नाम भारत की मतदाता सूची में आ सकता है। यानी अगर चुनाव आयोग जो है अगर चाहे तो इसकी पड़ताल कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग के पास नागरिकता को तय करने का और या पड़ताल करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है ही नहीं। इसके लिए उसको केंद्रीय गृह मंत्रालय की, राज्य की सरकारों की, पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बेवजह तूल दिया जा रहा है कि जो है चुनाव की जो है SC ST OBC और मुस्लिम वोटरों के नाम काट दिए जाएंगे। ये केवल तिल का ताड़ बनाया जा रहा है और यही वजह है कि जो इन्होंने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पीआई दाखिल की थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक चुनाव आयोग को कोई भी इंटरिम डायरेक्शन नहीं दिया है, सिवाय इसके कि आधार कार्ड को भी पहचान का आधार माना जाए। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ा है कि आधार कार्ड नागरिकता का सबूत नहीं है। जी बाबा जी, इनका एक और बयान आया है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आरजेडी से कम वोट मिले हैं, वोट शेयर कम मिला है, फिर भी चुनाव आयोग ने बेईमानी करके भारतीय जनता पार्टी को तो 89 सीट बांट दी और आरजेडी को कुल 25 सीटें बांट दी। ऐसा होता है क्या कि सीटें बांटी जाती हो चुनाव आयोग के द्वारा? जी सर एक बात बताऊं, अखिलेश की क्या मजबूरी है कि वो राहुल गांधी के इस फेक फर्जी नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके रूट कॉज में जाने की जरूरत है कि तेजस्वी की दुर्गति देखने के बावजूद अखिलेश उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि टोटली फर्जी, फ्रॉड, फार्स निकला, जिसका एक भी टेकर बिहार में नहीं मिला। सब उसका कारण है। देखिए, मैं आपको बड़ी बारीकी की एक बात दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि मैं उस साइकी को समझता हूं। देखिए, मैं हूं कुश्ती का कोच।
सारी जिंदगी मैंने दंगल लड़े हैं, घूम के पहलवानी की है। पूर्वांचल में जो कुश्ती है ना, वो अहिरों का खेल रहा है, यादवों का। इनकी एक बड़ी खासियत है कि दे आर वेरी गुड विनर्स बट दे आर वेरी बैड लूजर्स। इनको जैसे ही एहसास हो गया है कि अब हार निकट है सामने, या हम हार जाएंगे या हम हार गए, पर ये तुरंत हथियार डालने वाले होते हैं और हार को बिल्कुल न पचा पाते हैं, न पसंद कर पाते हैं, और मोरल डाउन कर लेते हैं अपना। सर, तेजस्वी की हार से मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूं, आज उत्तर प्रदेश में, स्पेशली पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल का यादव एक्सट्रीमली डिमोरलाइज्ड है, एक्सट्रीमली डिमोरलाइज्ड। अच्छा, उसी तरह मुसलमान। तो इन दोनों कौमों की एक खासियत है, अगर सर ये डिमोरलाइज्ड होंगे ना तो वोट डालने नहीं निकलते। अरे यार, क्या फायदा, हारना तो है ही। और अगर 3-4-5% भी वोट कम हो गया, मैं बता रहा हूं आपको, 3% अगर वोट पोलिंग कम हुआ इनका, सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा। अरे बीएसपी उभर तो रही है। SIR में पहले ही 10% कम होने जा रहा है। ये दोनों दबंग जातियां और दबंगई से वोट डलवाने के लिए कुख्यात हैं। एक बुरके की आड़ में, जबरदस्ती की आड़ में अपने धर्म का कार्ड विक्टिम प्ले करके, और दूसरा गांव में दबंगई है ही है यादवों की। तो सर SIR इनके 10% वोट कम कर देगा, क्योंकि ये दबंगई, भाई दबंगई कर नहीं पाएंगे। तो एक तो वो नुकसान, ऊपर से यदि डिमोरलाइज भी हो गए ना सर, तो 2-3% घर से निकलेगा नहीं वोट डालने। और सर, दुर्गति देख चुके हैं तेजस्वी की, कितना बुरा हाल हुआ है। और एक बात बताऊं सर, मैं आपको अंदर की एक और बात बता देता हूं। 2024 में वाकई राजपूत मतदाता बीजेपी से नाराज था, और उसने बीजेपी को सबक सिखाने की ठान ली थी, और सबक सिखाया है पूरे यूपी में, MP में, राजस्थान में, और बहुत बिहार में। बिहार में तो पूरी की पूरी बेल्ट साफ कर दी थी। और इधर क्या लग के बिहार में अमित शाह ने सबको घर बैठ के मनाया है, एक एक व्यक्ति के, एक एक राजपूत लीडर को फोन करके, पवन सिंह को जाके पैर छुआए, वो रालोसपा वाले उपेंद्र कुशवाहा जी के, उसकी बकायदा पूरे वीडियोज और फोटोग्राफ पूरे उसमें चलाए गए। राजपूतों की नाराजगी उपेंद्र कुशवाहा से जो थी उसको दूर किया गया, परंतु RK सिंह जी उसमें फिर भी अड़ंगा डाल रहे थे, इसीलिए उनका 6 साल के लिए निष्कासन हुआ है। तो सर, बीजेपी अपनी गलतियों को सुधारने वाली पार्टी रही है, और जो यदि कोई नाराज हो गया तुरंत, सर एक बात बताइए ना, मैं और आप, या और मान लीजिए कोई बहुत नाराज हो जाए, अभी हमारे पास, हमारे में से किसी के पास मोदी जी का फोन आ जाए, सर हमारे तो वैसे ही हाथ पांव ढीले हो जाएंगे, अरे मोदी जी का फोन। सर, मोदी जैसा व्यक्ति एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के नेता को फोन कर रहा है, अमित शाह उसको स्पेशली बुलवा रहे हैं और खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे हैं। सर, कितनी बड़ी बात है सर, आप बताइए। इसे कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट। सर, अखिलेश को पता है कि मेरे 2 वोट बैंक दोनों बुरी तरह डेमोरलाइज हुए हैं इस बिहार की पराजय से। तो सर, अब वोट चोरी का नैरेटिव न चलाएं तो बेचारे करें क्या, कि नहीं नहीं हम हार नहीं रहे हैं, ये तो वोट चोरी की वजह से। तो सर, ये नैरेटिव चलाना इसलिए इनकी मजबूरी है, पर पब्लिक नहीं सुन रही है। पब्लिक में वोट चोरी मुद्दा नहीं है, बिहार में भी नहीं होगा जी, यूपी नहीं होगा, बिहार में नहीं चला, यूपी में भी नहीं होगा, चलेगा। हाँ, यस, यूपी नहीं में होगा, भी नहीं बिल्कुल ठीक कह चलेगा। रहे हैं। यस। तो वीरेन जी, ताजा सूचना ये है कि संजय झा और ललन सिंह दिल्ली पहुंच गए हैं भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से बातचीत करने के लिए। दूसरी सूचना ये है कि अगले हफ्ते, यानी कल संडे है और सोमवार के बाद अगला हफ्ता शुरू हो जाएगा, अगले हफ्ते के शुरू में ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे।
और फिर नए मुख्यमंत्री के चयन की शुरुआत होगी। वैसे तो दिल जले बहुत परेशान है। वो सीटें जोड़ रहे थे बैठ करके अपने अपने चैनलों पर कि -84, 85, यानी नीतीश कुमार की पार्टी की जितनी सीटें हैं उनको माइनस करके भारतीय जनता पार्टी चाहे तो अपनी सरकार बना सकती है। बड़े हसीन सपने दिखाने में ये सब माहिर हैं। ये चाहते हैं कि झगड़े टंटे शुरू तो हो कहीं ना कहीं से। यानी इतनी प्रचंड जीत को पचा नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है क्या हुआ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मछली पकड़ने वाले इनके नेता सब हार गए हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। चलो जो जीत कर आए हैं इन्हीं में झगड़ा शुरू कराया जाए। पर लगता नहीं कि झगड़ा होगा। कोई आधार नहीं है साहब, कोई आधार नहीं है। और आप ये देखिए, चुनाव के पहले ही बीजेपी जेडीयू ने स्पष्ट किया था कि ये इलेक्शन एनडीए लड़ रहा है। ये हमारे कैंडिडेट बीजेपी के, जेडीयू के, एलजेपी के नहीं है। सारे कैंडिडेट एनडीए कैंडिडेट हैं। और ये और जो बिहार का जो मैंडेट आया है उसमें भी अगर आप कोई पोस्टमार्टम कर रहे हैं, संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो आप जेडीयू और बीजेपी के बीच में कोई भेद निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों पार्टियों के साथ आने के कारण ही यह संभव हुआ है। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका चिराग पासवान की भी रही है और कुशवाहा की भी रही है, और 5-6 एमएलए हम पार्टी के भी हैं। तो इसलिए इस एनडीए की जो बिहार में जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनका कोहेजन है। जिस स्मार्ट तरीके से बीजेपी ने इस अलायंस को मैनेज किया, अंतिम समय तक कहीं पर भी कोई जो विरोधाभास था, जो टकराव था, जो विवाद था, उसको हल किया। और एक भी सीट पे ऐसा नहीं हुआ जहां पर जेडीयू ने बीजेपी के ऊपर, या बीजेपी ने जेडी के ऊपर, या पासवान की पार्टी के ऊपर, पांचों पार्टियों ने किसी के ऊपर कोई आक्षेप लगाया हो, कोई आरोप लगाया हो कि हम किस। अब जेडीयू वालों ने ये नहीं कहा कि बीजेपी कैडर ने हमारा साथ नहीं दिया। तो अब जो है, तो ये जो सेकुलर जिहादी खेमा है, अब इसको केवल एक ही उम्मीद बची है कि भाई देखें कि अब लगता है बीजेपी, अमित शाह ने तो कहने से मना कर दिया था कि नीतीश हमारे नेता होंगे। उन्होंने कहा था कि विधायकों की मीटिंग में तय होगा। यही निर्धारित प्रक्रिया है संसदीय लोकतंत्र की। चुनाव के बाद विधायक या सांसद मिलकर के अपना नेता का चुनाव करते हैं। भले नरेंद्र मोदी को 2013 में ही बीजेपी ने अपना पीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन संसद के चुनाव के बाद सांसदों की बैठक में ही नरेंद्र मोदी जी को औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल का नेता चुना गया था। यही ड्यू प्रोसेस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। तो वही बिहार में भी होगा। और लेकिन अब जिन लोगों को रोमांच चाहिए, जिन लोगों को टीआरपी चाहिए, वो इसी में। और ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होते हैं। ये नए नए षड्यंत्र की थ्योरी लाते हैं, कहानियां लाते हैं, ये होने वाला। और एक सांसद के पति जो एंकर हैं वो सबसे आगे चल रहे हैं इस कहानी में कि अगर जो है जेडीयू अगर डिच कर गई, या बीजेपी ने कहा आप नहीं बनाएंगे, तो क्या वो जेडीयू को तोड़ेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जनता कभी बिहार की उनको माफ नहीं करने वाली, दोनों पार्टियों को। बिहार की जनता अपना भविष्य देख रही है। बिहार की जनता आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर शिक्षा की प्रतीक्षा कर रही है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता की प्रतीक्षा कर रही है। ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल लाइफ में, दैनिक जीवन में सुधार की वो प्रतीक्षा कर रही है। तो ये सब तो एजेंडा ही नहीं है। और ये सेकुलर जिहादी गैंग का काम ही यही है, जहां कोई विषय नहीं होता ये तिल का ताड़ बनाते हैं। क्या हो रहा है पिछले 11.5 साल से? यही तो हो रहा है। जी बाबा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। सर मैं एक बात बताऊं, जो भी राजनेता या पॉलिटिकल पार्टी जनादेश का अपमान करती है उसकी हालत उद्धव ठाकरे जैसी हो जाती है।
यस और ऐसा प्रचंड जनादेश जिसने सरेआम एक सिरे से राहुल गांधी और लालू यादव के जंगल राज को नकार दिया है। अगर आप भाजपा के साथ धोखा करके उनको गले लगा भी लेते हैं, हमें इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की ही बात मान लूं, तो सर पब्लिक पता है सर, ऐसे जनादेश का अपमान नहीं होना चाहिए सर, इतनी बड़ी जन भावना। और सर नीतीश कुमार अब उम्र के अंतिम पड़ाव पे इतने कच्चे खिलाड़ी तो नहीं है राजनीति नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। है। वो राहुल गांधी या अखिलेश या तेजस्वी जैसे लौंडा लफाड़ी थोड़ी ना है सर, ये सब राजनीति के लौंडे लफाड़ी हैं सर। आज की तारीख में नीतीश इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन इन द कंट्री। आप बताइए उनसे बिल्कुल। सीनियर और कौन लोग हैं। और सर भाई 75 ईयर्स के हो गए हैं। जिस आदमी ने बिहार जैसे प्रदेश, जो कि मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से सर्वाधिक जटिल प्रदेश है, यस वहां की राजनीति सबसे जटिल राजनीति है, उसको जो आदमी 20 साल से उंगलियों पर नचा रहा है, वो डिसीजन लेने की इतनी बड़ी गफलत, तो सर ये ख्याली पुलाव है इनके, इनसे कुछ होना नहीं है। और उद्धव ठाकरे का हाल सबको पता है। और सर एक बात बताऊं आपको, अगर ऐसी कोई नौबत आ ही जाए, ले आ ही दें, तो इस मैनेजमेंट में भाजपा के पास तो ऐसे ऐसे धुरंधर पड़े हैं कि क्या से क्या कर दे रातों रात। याद है गोवा का चुनाव हो रहा था, अभी डिसाइड ही कर रही थी कांग्रेस दिल्ली में बैठ के, तब तक गोवा में सरकार बन गई। याद होगा वो दिग्विजय सिंह हाँ नींद से जगा भी नहीं था और वहां काम हो हाँ गया था। एक हाँ एक वीडियो दिखवाता हूं, रवाना होने से पहले, खत्म करने से पहले जरा ध्यान से सुनिए, दर्शक भी सुने। मैं कहूंगा जो गेस्ट आर्टिस्ट पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस में गेस्ट आर्टिस्ट आता है ना, जब बड़ी फिल्मों में हीरो हीरोइन दूसरे होते हैं, गेस्ट आर्टिस्ट 5 मिनट के लिए आता है, अपना काम देके चला जाता है। राहुल गांधी गेस्ट आर्टिस्ट बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी। वो आते हैं, अपने गेस्ट आर्टिस्ट करके चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ गया वो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी है लॉस्ट आइडियोलॉजिकल पाथ। एक ही नारा पकड़ लेते हैं, वोट चोरी, SIR, चौकीदार चोर है, रेफेल, ये इस पर है कि अंडानी अंबानी, इन सब से वोट नहीं मिलने वाले हैं, उनको समझ अभी तक आता नहीं है। वो कॉम्प्रिहेंसिव, और मैं कहूंगा जो जी, एक एक टिप्पणी आप दोनों की। वीरेन जी, बिहार के चुनाव के बाद मैं देख रहा हूं कि जो दिल्ली का सेकुलर लेफ्ट एलीट क्लास है, जो 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 न्यू फ्यूडल और ये समझता है कि वो भारत का भाग्य बजाता है, वो राहुल गांधी को लेकर के बहुत कुंठित है। और एक बहुत बड़े संपादक ने आज लिखा है कि राहुल गांधी इज परमानेंटली एंग्री यंग मैन। तो परमानेंटली एंग्री यंग मैन से भारत की राजनीति नहीं चल सकती। और आपका एजेंडा 100% नेगेटिव एजेंडा है। योर एजेंडा, आपका एजेंडा निराशा का है, डिस्पेयर का है, जबकि नरेंद्र मोदी का एजेंडा जो है अच्छे दिन आएंगे और विकासशील भारत का है, विकसित भारत का है, 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। और नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये करके दिखाया भी है। पिछले 11.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार का उपलब्धियों का रिकॉर्ड बहुत भारी भरकम है, लोग जानते हैं। 78 साल में पहली बार जो महंगाई दर है वो 1.5% है। मनमोहन सिंह के समय 10% थी, इंदिरा गांधी के समय 30% थी, 30% थी। तो और लगभग सभी इस बात पे एक मत हैं कि राहुल गांधी के नेगेटिव एजेंडा के आधार के साथ वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकते। जबकि कांग्रेस के पास राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी 20% वोट है। और केवल राहुल गांधी यदि 5% वोट को कांग्रेस यदि हिला दे बीजेपी से, तो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आ सकता है। बाबा जी, कल मैं देख रहा था आज तक पर, जब कांग्रेस का जिक्र हो रहा था कि अपने न्यूनतम स्कोर पर पहुंच रही है, राहुल गांधी का फोटो नहीं था उस सर्किल में, मल्लिकार्जुन खड़गे का फोटो लगाया गया था। तो कांग्रेस
राहुल गांधी के नाम से जानी जाती है या मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से जानी जाती है? सर जब तक जीतेगी तब तक राहुल गांधी के नाम से जानी जाएगी। जैसे ही आपको हाँ, सर इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताऊं, हरियाणा में तो 10 साढ़े 10 तक जीत रही थी, तो चारों तरफ राहुल गांधी हो रही थी। जैसे ही हरियाणा में हारना शुरू किया तो राहुल गांधी का फोटो तुरंत हटा लिया गया था। और सर राहुल गांधी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो हम लोग गूगल मैप लगा के जब कभी कभी यात्रा करते हैं, तो अगर हम एक भी गलत मोड़ ले लें तो गूगल तुरंत वैकल्पिक रास्ता सुझाता है और कई बार बोलता है नहीं चलो 300 मीटर बाद यू टर्न लो, या अगली 1 किलोमीटर बाद कोई नया रास्ता देके वापस लाने की कोशिश करता है। सर राहुल गांधी अपनी राजनीतिक यात्रा पे निकलते हैं ना तो गूगल मैप ऑफ करके निकलते हैं, और उनको आज तक यही पता नहीं लगा कि उनको जाना था पूरब और वो पश्चिम दिशा में लगातार बढ़े जा रहे हैं। सर ये आदमी 2000 कब आई थी? 2016 में आई थी? कब आई थी नोटबंदी? 16 में आई थी, नवंबर 8 नोटबंदी नवंबर 8 नवंबर 2016 को। ये आदमी तब से लेकर आज तक नोटबंदी का राग लाप रहा है, ये आदमी तब अभी से जीएसटी का राग लाप रहा है। अभी इसको यही नहीं 32 पता साल कि इन मुद्दों पे वोट नहीं मिले, इन मुद्दों अभी को 32 तुम भुना चुके हो और इन पे चुनाव हार चुके हो नए। सर ये आज तक यही नहीं ढूंढ पाए कि ये आखिर मोदी के खिलाफ या योगी जी के खिलाफ मुद्दा क्या लाए। सर आप बताइए, बिहार जैसे प्रदेश में भी ये मुद्दा नहीं ढूंढ पाए, बल्कि ये कहता था वोट चोरी। तेजस्वी इसके कान में कहता था अरे रोजगार की बात करो, नौकरियों की बात करो, जॉब्स की बात करो। याद है? इसको यही नहीं पता कि बिहार के मुद्दे क्या है। तो सर ये मैं तो कहता हूं कि पर एक बात है सर, एक बात माननी पड़ेगी, इस आदमी के एंटरटेनमेंट वैल्यू है और वो उसमें कोई कमी नहीं आने देता है लड़का, ये मानना पड़ेगा। मीम मटेरियल बहुत अच्छा है, पीएम मटेरियल हो चाहे ना हो, मीम मटेरियल सही है सर लड़का जी। दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा है, लाइक करना ना भूलें। इस वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें ग्रुप्स में अपने मित्रों के साथ। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, उसमें भी ऑल वाला दबाएं ताकि आगे जितने प्रोग्राम हम करें, जितने वीडियो आए, उनके नोटिफिकेशन आपको 100% मिल जाएं। और बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, तो आप उनको भी सहयोग करें और उनके चैनल भी सब्सक्राइब करें। वीरेंद्र जी बहुत धन्यवाद आपका, बाबा जी आपका भी बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम।